नमस्कार बच्चों। आज देखते हैं हम ब्लड रिलेशन, जो हमारी CUET सीरीज चल रही है रीजनिंग की जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, उसका ये अगला टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर जो है हम ब्लड रिलेशन, जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले जितने भी टॉपिक थे आपको मैंने सारे जो है एक एक करके एक्सप्लेन किए हुए हैं। उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई नोट्स या PDF वगैरह किसी तरीके की रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज देख सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। ओके, तो जब इसको शुरू करते हैं हम टॉपिक को, जो हमारा ब्लड रिलेशन है, इसमें से एक आध क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलते हैं। तो इस वाले टॉपिक के अंदर जो है हम ये देखेंगे कि किस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से उनके बीच में आप रिलेशन बता के उनका आंसर दे सकते हो। कुछ छोटी छोटी सी गलतियाँ होती है जिनके बारे में मैं आपको बताऊँगा किस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करें, ताकि आपके पेपर में जो आप गलती करते हो वो ना करो। ओके, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए हम देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि किस तरीके से ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं। जितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं मैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। उससे ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको जो है PDF से क्वेश्चन मिल जाएंगे, उस PDF से आप जितने चाहो उतने क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊं कि A, B का भाई है। ओके, फिर C A का पिता है। D E का भाई है। फिर अगला इसमें लिखा हुआ है D जो है वो E का भाई है। E B की पुत्री है। E जो है मैं एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन से कोशिश करेंगे कि इतने इसके जितने भी कॉन्सेप्ट है आप सारे वो बता सको। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है, जनरल इस तरीके का कोई अगर सेंटेंस आएगा तो उसके अंदर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको दो क्वेश्चन देता हूँ। उन दोनों में से आपको उन दोनों के अकॉर्डिंग ही हम कॉन्सेप्ट देखेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन इसने पूछा है B का D से रिलेशन क्या है। और B हमारा क्वेश्चन है D का अंकल कौन है। इस तरीके से हमारे पास में दो क्वेश्चन जो है ये इस टॉपिक के आ गए। अब हम कोशिश करेंगे कि पूरे चैप्टर को हम इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझें। ओके, इस तरीके का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखने जाओगे तो ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाता है। इसका रिलेशन आप अगर वैसे एक तो देखो, इसको करने का तरीका होता है कि आप अपने आप उस जगह पे रखो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जो क्वेश्चन में बोला गया है, और उसको ध्यान में रखते हुए ये बताओ कि इसका रिलेशन क्या होगा। आप अपने आप को रखो, अपनी फैमिली को उसमें इंक्लूड करो, या जिस तरीके से भी आप एज्यूम कर सकते हो उसको देख के, उसको मान के आप इस क्वेश्चन को सोल्व करो। मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन वहाँ से भी सोल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है कि कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरीके से दी होती है कि आप उसको समझने में भूल कर देते हो, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर उस तरीके से नहीं कर पाओ, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, तो अगर उस तरीके से नहीं कर पाओ तो इसको आप ड्रॉ करके पेपर में किस तरीके से बनाना है हम उस चीज़ को देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आप दो चीज़ों का ध्यान रखो। अगर आपके पास मेल है तो उसको आप दिखाओ हमेशा रेक्टेंगल से या ट्राइंगल से। हम जो है सिर्फ रेक्टेंगल से दिखाएंगे, तो आप रेक्टेंगल का ध्यान रखो। और अगर आपके पास कोई फीमेल है जिसकी बात क्वेश्चन में की गई है तो आप उसको दिखाओ सर्कल से। अपने अकॉर्डिंग कोई और भी साइन मान सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस इसी
कैसे की हुई है मेरी, तो मैं आपको भी इसी तरीके से करने की सलाह देता हूँ कि इसी तरीके से करो, ज़्यादा बेटर यही रहता है। ओके, अब इसमें एक चीज़ देखो कि फैमिली के अकॉर्डिंग जैसे हम चलेंगे तो फैमिली में सबसे ऊपर क्या आएंगे, ग्रैंडफादर, ओके, या ग्रैंड मदर, ठीक। फिर आपके फादर या मदर, और फिर आते हैं आपके जो सिबलिंग्स होते हैं, और फिर आपके आते हैं जो सन या डॉटर, ठीक है। इस तरीके से आपके सामने ये चीज़ देखने को मिल सकती है। तो ये पूरा एक वो ऑर्डर होता है, हायरार्की होती है, जो हमारी फैमिली की हायरार्की होती है, उस तरीके से। अब अगर मान लीजिए इसको आप करने जा रहे हो क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखिए कि जब भी अगर मान लीजिए कि ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर की जो बात की जाती है, जैसे ग्रैंडफादर की बात की गई है, तो अगर उसके बाद में आपके फादर की बात की गई है तो उसको एरो से इस तरीके से दिखाओ। अगर उनके कोई ब्रदर या सिस्टर की बात की गई है तो उनको आप इस तरीके से उसके बराबर में दिखाओ। अगर मान लीजिए फिर इनकी जैसे आप हो, आपका उसमें आता है कुछ, तो उसको जो है आप और नीचे एरो करके इस तरीके से दिखाओ, ताकि आपका सन और डॉटर का वो जो रिलेशन है वो हम देख सकें। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे ये पता चल जाता है कि जो ऊपर की बात की जा रही है, जैसे फादर के ऊपर जो जिसकी बात की जा रही है वो ग्रैंडफादर है, और इनके नीचे जो बात की जा रही है वो सन या डॉटर की बात की गई है। अब इसको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो हम डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको नॉर्मल एक क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस के तौर पे मैं बताऊं, तो अगर कहीं पे लिखा हो कि ए बी का पिता ठीक है, पिता है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, ए जो है बी का पिता है। ए क्या है, पिता है, तो ए को ऊपर लिखेंगे क्योंकि वो जो है ऊपर की हायरार्की में आ रहा है। ए जो है बी का पिता है, और बी जो है हमें नीचे दिखाई देगी इस तरीके से, बी। अब ये चीज़ बताइए मुझे कि ये जो बी है वो मेल है या फीमेल है, इसका आप डिसाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते हम इसका डिसाइड कुछ भी। तो इसको जो है आप इस तरीके से भी देख सकते हो। एक और तरीका भी होता है इसका कि जैसे मान लीजिए अगर साइन आप नहीं दिखाना चाहते तो आप इसमें प्लस का साइन लगा दीजिए और फीमेल के माइनस का साइन ले लीजिए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ए प्लस, और बी का हमें कुछ पता नहीं है, बी का पिता है, लेकिन बी लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकती है, तो आप बी को डिसाइड नहीं कर सकते। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस केस में बी कौन है, इसका पुत्र है या पुत्री है, तो आप क्या आंसर दोगे, डिसाइड नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या है। अगर हमें पता होगा तभी तो हम बता पाएंगे। तो ये क्वेश्चन को इस तरीके से हमें ध्यान रखना है। मान लीजिए एक कंडीशन और दी हुई है, ए बी का पुत्र है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ने के तरीके से कितना अंतर आ गया। ए जो है बी का पिता है, मतलब ए ऊपर आएगा और बी नीचे आएगा। अब इसमें पढ़ के देखो, ए जो है बी का पुत्र है, उल्टा हो गया, ए जो है बी का पुत्र है तो बी जो है ऊपर आएगा। अब इस केस में ए नीचे आएगा, और ए क्या है, पुत्र है, इसलिए इसके प्लस का साइन लगा दो, या इसको इस तरीके से ट्राइंगल या स्क्वायर में आप जो है लाइन बना के कर सकते हो। प्लस के साइन से भी बेटर है तो कोई दिक्कत नहीं, हम प्लस के साइन से भी देख लेंगे। तो इस तरीके से अब इस केस में क्या हुआ, बी का पुत्र है, बी का पुत्र है, ये बिल्कुल बी का पुत्र है, लेकिन क्या डिसाइड कर सकते हो कि बी उसका फादर है या उसकी मदर है। अगर इस जगह पे बी मदर भी हुई तो भी पुत्री होगा, ये फादर हुआ तो भी तो ये इसका पुत्री होगा। तो इस चीज केस में आप जो है इसको डिसाइड नहीं कर पाओगे। तो अगर उस केस में पूछा जाए कि बी कौन है, बी के बारे में पूछा जाए तो बी का कोई पता नहीं है कौन है। और इस केस में अगर ए के बारे में पूछा, बी यहाँ पे इस केस में पूछा जाता है तो यहाँ भी बी के बारे में हमें कोई पता नहीं है कि बी क्या है, समझे। तो ये होता है इसका एक कॉन्सेप्ट कि इसमें आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ो, लैंग्वेज अच्छे से पढ़ने में आएगी, अपने आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ओके, एक कंडीशन और इसमें आ सकती है, वो क्या है, मान लीजिए आपके पास में कंडीशन आ गई, ए बी का
अंकल है, ए बी का अंकल है, इस तरीके से कंडीशन आ गई। अब इस केस में क्या करेंगे, ए जो है बी का वो अंकल है, तो ए तो प्लस है, इतना तो हमें पता चल गया, लेकिन बी का अंकल है मतलब ए का कुछ भाई है या उसकी बहन है जिसका हमें कोई पता नहीं है। ये क्या होगा इस जगह पे, इसका हमें कोई आइडिया नहीं है, इस जगह पे हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसका जो लड़का है या लड़की है वो जो है बी है। अब बी का भी ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि बी कौन है। इंग्लिश में जब इन चीज़ों को देखते हैं या रिलेशन के अंदर हम पढ़ने जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अंकल, आंटी, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही होते हैं। इसमें जैसे दादा दादी, नाना नानी, दोनों को एक ही चीज़ से देखा जाता है, ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। और अगर कहीं पे मामा वगैरह है तो वो भी अंकल के ही केस में आते हैं। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते इसमें कि ये अंकल जो है वो मदर की साइड से है या फादर की साइड से। तो इस केस में भी हम इसके बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे। ये नहीं है कि वहाँ पे उस तरीके से हम देखेंगे कि मैटरनल अंकल हो गए या पैटर्नल अंकल हो गए, उस तरीके से नहीं। अंकल का मतलब इसमें दोनों होता है, आपके मामा जी भी इसमें अंकल ही कहलाएंगे और आपके जो चाचा जी है वो भी इसमें आपके अंकल ही कहलाएंगे, दोनों को ही अंकल कहते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना, ये नहीं अंकल के लिए बोल दिया तो कि हाँ इसके भाई होगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ये इसका अंकल है। तो हम हमारे जो जनरली रिश्तों में देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि अगर हम अंकल बोलते हैं तो जो पापा होंगे उनके छोटे भाई होंगे उसको अंकल बोलेंगे। तो हम उस केस में कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी है इसका पिता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन सोल्व करने जाते हैं रीजनिंग में तो ये सब नहीं कर बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है अंकल का मतलब एक ही होता है, अंकल का मतलब दोनों ही अंकल होते हैं, एक नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ भी आपको स्पेशल इसमें ध्यान रखनी है। वैसे ही दादा दादी का होता है, उसमें भी यही सीन होता है, दादा दादी नाना नानी वो दोनों भी एक ही होते हैं। अब वापस आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे, उसको हम करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो क्वेश्चन हमारा सेट होता है। ठीक है, अब इसमें देखो हमने ये जो पूरा क्वेश्चन बनाया था, अब इसको सेट करते हैं। कैसे होगा, सबसे पहले देखेंगे कि ए जो है हमारा बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, तो ए मतलब प्लस है। और मैंने कहा जब सिबलिंग होंगे तो वो एक जगह पे, भाई बहन होंगे तो वो एक ही लाइन पे होंगे, दादा दादी होंगे तो वो अपर लाइन पे, अगर उससे छोटे हैं तो वो नीचे वाली लाइन पे। तो ए और बी दोनों भाई हैं, तो ए का तो हमें पता है कि ए जो है बी का भाई है, बी का तो भाई है। अगर ये मान लो बहन हुई, इसकी लड़की हुई यहाँ पे, तो भी तो ये इसको भाई बोलेगी, और अगर यहाँ पे लड़का हुआ तो भी हम उसको भाई बोलेंगे। तो ए का तो पता है, ए भाई है किसी ना किसी का, लेकिन किसका, लड़का या लड़की, ये नहीं पता कर सकते। बी क्या है ये हमें अभी तक पता नहीं है। अब उसके बाद आगे चलें, आगे देखते हैं। सी ए का पिता है, सी जो है यहाँ पे एक और है जो इसका पिता है। पिता है तो ऑटोमेटिक ही वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हायरार्की में ऊपर होता है पिता, तो हम उसको ऑटोमेटिक ही ऊपर इस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सी जो है ए का पिता है, ए का पिता कौन है हमारा, सी है। डी ई का भाई है। अब एक और कंडीशन आ गई यहाँ पे, जो डी था वो भी ई का भाई है, हो गया। ये डी जो है हमारा ई का भाई है, लेकिन ई क्या है फिर से हमें पता नहीं है। डी ई का भाई है तो डी क्या है, हमें ये डी का तो पता है, लेकिन ई का हमें पता नहीं है। तो आगे क्वेश्चन को पढ़ो। ई बी की पुत्री है, जो ये ई है वो जो है बी की पुत्री है। तो बी की अगर पुत्री है ई, तो हम क्या करेंगे, ई बी की पुत्री है, लेकिन बी का तो हमें अभी भी पता नहीं चल रहा ना, ई का तो पता चल गया, ई पुत्री है तो ई पे माइनस कर दो ये लो, लेकिन इसका तो अभी पता नहीं चला कि ये मेल है या फीमेल है। इसने भाई बोला है यहाँ पे इसका, लेकिन ये नहीं पता कि ये है क्या। तो इस रिलेशन को अब यहाँ से उठा के हम लेके आएंगे नीचे वाले में, क्योंकि ई का कनेक्शन मिल गया ना हमें। तो ई का कनेक्शन क्या हुआ, ये बी की पुत्री है, लिखा है ई बी की पुत्री है, तो इस वजह से इसको यहाँ हायर करके मिलाए और डी को हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। केस वही बना है जो पहले आप देखोगे, केस वही बन रहा है, डी ए की लाइन पे ई के साथ में और प्लस माइनस का निशान उस पर लग गया, तो वो ए की लाइन पे। लेकिन ये डिसाइड नहीं किया जा सकता कि अभी तक जो है हमारा बी क्या है, बी की
पुत्री है। अब ये हमारे पास में पूरा इसका एक केस सामने आ गया है, ये इस तरीके से हमको बन के मिला है। तो अब इसमें पूछा क्या है, बी का डी से रिलेशन क्या है। बी जो है हमारा वो डी से इसका रिलेशन क्या होता है, इसने ये पूछा है। तो डी से क्या होगा, ये इसकी पुत्री है, तो ये जो है बी का दामाद होगा। तो इसने वही पूछा है बी का डी से क्या रिलेशन है, तो बी का क्या होगा इससे, ये इसका दामाद होगा। अब यहाँ पे ये चाहे मेल हो चाहे फीमेल होगा तो ये दामाद ही, अगर फीमेल है तो भी ये दामाद होगा और अगर मेल है तो भी इसको हम दामाद ही बोलेंगे। तो ये जो है हमारा पहला जो रिलेशन था इसका, वो तो ये आया। डी का अंकल कौन है। अब इसने पूछा कि डी जो है उसका अंकल हमारे पास में सॉरी क्या बोला था इसने, बी का डी से रिलेशन, बी का डी से, सॉरी देखो अब इतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद में मैंने भी पढ़ने में गलती कर दी है, तो आप भी इसको कर सकते हो। इसने पूछा है बी का डी से, बी का डी से रिलेशन, ठीक है। तो डी की साइड से रिलेशन हमको बताना है, ना कि बी की साइड से। तो डी की साइड से अगर इधर से बताएंगे बी से, जब बी से बताया तो सही हो जाएगा ये, लेकिन इसने क्या पूछा डी से रिलेशन क्या है। तो डी से अगर रिलेशन पूछेंगे तो डी से कैसे डिफाइन करेंगे, इसे डी से बी को डिफाइन कर ही नहीं सकते, क्योंकि बी का तो हमें जेंडर ही पता नहीं है, प्लस है या माइनस है, तो कोई जेंडर इसका पता नहीं है। तो इस कंडीशन में हम कह देंगे कैन नॉट डिटरमाइन, हम इसको बता नहीं सकते, इसका जो भी आंसर होगा वो हमें पता नहीं है, क्योंकि बी का जेंडर हमको पता नहीं है। लेकिन अगर बी से पूछा गया तो हम जो है यहाँ बता सकते हैं, तब उस केस में क्या बन जाएगा, ये दामाद का केस बन जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से पूछा गया तो ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। ओके, तो यही चीज़ ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन पढ़ने में ही गलतियां होती है। और ये ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन ऐसे हैं, कई बार क्या होता है ना कि जैसे कई क्वेश्चन आप लोग करते हो, कई चैप्टर सिंपल होते हैं, लेकिन उन चैप्टर्स के अंदर भी आपको कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो हमेशा कंफ्यूज करती है। अगर मेरे लिए पूछा जाए तो मैंने इनके क्वेश्चनों की काफ़ी प्रैक्टिस की हुई है, काफ़ी टाइम से मैं पढ़ता रहा हूँ इनको, लेकिन अगर कहीं पे जाके मुझे कन्फ्यूजन पैदा होता है तो मैं इन क्वेश्चनों में आके कर देता हूँ, जबकि मैं उसको सोल्व कर लूँगा थोड़ी देर में, कि एक बार में निकलने के बाद वो हो जाएगा। बट कई बार जो है 10 में से 2 बार मैं भी इन क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ पजल्ड हो ही जाता हूँ। तो उन चीज़ों को आप भी ध्यान में रखो। हो सकता है आप मेरे से अच्छा भी कर सकते हो इस चीज़ को, ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में इस चीज़ को अगर अच्छे से एक बार में कैच किया है तो आप उसको बिल्कुल कर पाओगे, आप उसमें कन्फ्यूज ना हो तो आप बिल्कुल उसको ईजिली सोल्व कर लोगे। टफ नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं, बस ये है कि आपका जो उस टाइम पे ध्यान है वो किस तरीके से क्वेश्चन पे दिया गया है। ओके, इसमें अब दूसरा पढ़ते हैं, डी का अंकल कौन है। डी का अंकल कौन है, इसने क्या पूछा, डी का अंकल कौन है। तो अगर मान लीजिए ये इसकी वाइफ है ई, तो ई का अंकल कौन हुआ यहाँ पे, ए। ओके, तो अगर ये इसका हस्बैंड है तो उसका भी तो ये अंकल ही कहलाएगा, तो डी का अंकल कौन हुआ यहाँ पे, ए। ओके, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको इन चैप्टर्स के अंदर पूछा जाता है। अब देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन को कि आगे और क्वेश्चन किस तरीके से इसमें बन सकते हैं। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं कि कई बार मैं लिख के, अभी आपको मैं इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन लिख के मैं दूंगा तो वो बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, हम बार बार ये लिखते रहेंगे। तो ये एक टाइप जो मैंने आपको बताया था वो एक टाइप था इसके अंदर। अब दूसरा अगर हम इसमें करने जाएं, कोई दूसरी टाइप के क्वेश्चन अगर इसमें करने जाएंगे तो दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन आता है जो कि पजल टाइप से आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं होगा इतना, तो आपके पास तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा। और मैं देख लेता हूं, एक क्वेश्चन आपको इसमें इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मान लीजिए एक परिवार है, उसमें प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, तब परिवार में कम से कम कितने बच्चे होंगे। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है मैं आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, एक परिवार है जिसमें प्रत्येक बच्चे के, हर बच्चे के जो है, प्रत्येक जो बच्चा है उसके 4 भाई और
3 बहनें हैं। 4 भाई और 3 बहनें। तो फैमिली में टोटल कितने बच्चे हैं, वो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे एक पूछ सकता है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या होता है, प्रत्येक बच्चे के 4 भाई है, तो इसका मतलब पहले तो हम एक बच्चा लाते हैं, ये बच्चा हमने बिठाया यहाँ पे। अब हमने कहा कि ये 4 भाई है इसके, तो हम इसके 4 भाई बना देंगे कि ये प्लस में हमने 4 बार लिख दिया, 4 भाई है और 3 इसकी बहनें हैं। ओके, तो कितने हो गए, 4 और 4 8 हो गए। तो क्या ये सही होगा, 3 बहनें हैं और 4 भाई है, तो सही होगा क्या? एक तरफ से देखे जाएंगे तो जल्दबाजी में आप क्वेश्चन करोगे तो हाँ ठीक है, ये हमको पता नहीं है ये क्या है इस जगह पे, ये हमको अभी तक इसका कोई पता नहीं है, ये जो यहाँ बैठा हुआ है उसका कोई आइडिया नहीं है। अब प्रत्येक बच्चे के बोला, चलो ये केस तो हो गया कि इसके 4 भाई हो गए और 3 बहनें हो गई, पर इसका भी तो जेंडर डिसाइड करो ना। इसका जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे, अब देखो इसका जेंडर कैसे पता करेंगे। उस केस में हम देखते हैं कि 4 भाई और 3 बहनें, तो एक तरीके से हमारा 8 आंसर आ जाना चाहिए कि ऑप्शन में आपको 8 आंसर मिलेगा। आप जल्दबाजी में 8 आंसर करके भी आओगे और बिल्कुल खुश रहोगे कि हाँ हमारा क्वेश्चन एकदम सही है, लेकिन नहीं, अभी तक क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। उसने बोला 4 भाई और 3 बहनें हैं, तो 4 भाई और 3 बहनें हैं, लेकिन ये भी है कि प्रत्येक बच्चे के हैं, तो प्रत्येक बच्चे के 4 भाई है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नंबर मैं ABCD लिख देता हूँ, ABCD, और ये बहनें जो थी इनको X Y और Z लिख देता हूँ, ठीक है। ये तो ठीक है कि हमने, और ये जो था हमारा इसको हम कुछ भी ले देते हैं, जैसे K हमने लिख दिया, K के 4 भाई हो गए और 3 बहनें हो गई, ये कंडीशन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार मैं कह रहा हूँ प्रत्येक बच्चे की बात कर रहे हैं, एक बच्चे का नाम K है, उसका जेंडर हमको डिसाइड नहीं है अभी तक, तो मैंने क्या किया, अब की बार Z को लिया, Z के 4 भाई बनाए, 1 2 3 4, क्योंकि 4 ऑलरेडी हैं उसके, तो 4 भाई हो गए। लेकिन अब इसकी जो बहनें हैं वो 2 ही रह गई, तो इस केस में ये जो है हमारा, हमें जो K है उसको माइनस में लिखना पड़ेगा कि इसको हमें बहन बनानी पड़ेगी, तभी तो इसके 4 भाई और 3 बहनें हुई। तो इस केस में क्या हुआ, अभी भी हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी भी 8 है, तो ये वाली कंडीशन हमें इस तरीके से सेट हुई कि माइनस में आ गया, तो ये जो है इसकी बहन हो गई। चलो यहाँ तक भी ठीक है। अब की बार मैंने क्या किया, A को ले लिया, A क्या था हमारा, ये तो बहन थी तो माइनस का, और ये प्लस था। अब मैंने क्या किया, इसके 4 भाई थे, अब 4 कहाँ रहे, A तो खुद ही चला गया ना, A तो खुद यहाँ आ गया, तो अब 4 भाई कहाँ रहे, इसके 4 भाई नहीं रहे, इसके 3 ही भाई रह गए, और जो है K को हम ऑलरेडी ही बहन उसकी बता चुके हैं। तो अब इस केस में क्या है, सही हुआ, नहीं हुआ। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक और इसका भाई लेना पड़ेगा, तो उस केस में हम जो है एक और नंबर लाएंगे, K के बाद हमने लिया है L, तो उसको जो है हमें प्लस बनाना पड़ेगा। तो इस केस में A के कितने भाई हो गए, B C D और L, और बहनें कितनी हो गई, X Y Z एंड K। ओके, देखो ढंग से। अब A के केस में क्या है, 4 भाई हो गए इसके, क्योंकि A खुद प्लस में है, और 3 बहनें हो गई इसके, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी माइनस में है, तो 4 भाई हो गए और 3 बहनें हो गई। अब आप गिन के देखोगे तो 9 बच्चे हो गए टोटल। ओके, तो ये इसी तरीके का क्वेश्चन। अब जाके क्वेश्चन में आप किसी को भी रखो, अब चाहे इसकी जगह पे, A की जगह पे आप B को रख दो, तो A उठ के यहाँ जाएगा तो भी वही बने रहेगी। Y को अगर आप आगे रखोगे, इसके साथ काउंट करोगे, तो भी इसके कितने भाई हो जाएंगे, 4 भाई हो जाएंगे और 3 बहनें हो जाएगी। उसने ये बोला था कि 4 फिक्स नहीं है, क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा था तो आपने शायद ध्यान से सुना हो, प्रत्येक बच्चे के कम से कम 4 भाई और 3 बहनें हैं, कम से कम 4 और 3 है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 4 होने ही चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा हुए तो उस केस में मान लो अगर आप X को लेके आते हो तो इसकी 3 बहनें हैं यहाँ पे, लेकिन उस केस में इसके 5 भाई हो जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मिनिमम 4 होने चाहिए, ज़्यादा तो आप कितने भी ले जाओ। तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा 9, और इस केस में ऑप्शन सही होगा आपका 9। ये वाला क्वेश्चन आपको आंसर आपको वहाँ पे देना है, तो इस चीज़ का आपको इस विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इस तरीके का एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन के पूछे जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाया था मैं उसकी तरह एक क्वेश्चन और आपको करवा देता हूँ, ताकि आपका अगर कोई डाउट हो तो वो आराम से दूर हो सके।
ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे। एक परिवार में 6 मेंबर है, ओके। उन 6 मेंबर में क्या है, ए से लेकर जो भी उनके नाम है ABCDEF तक 6 मेंबर है। जितनी फीमेल है उतने ही मेल है, ओके। ये हो गया। अब क्या बोला गया है, ए एंड ई दोनों जो है एफ के पुत्र हैं। ए वाई ई क्या है, एफ के पुत्र हैं। डी जो है इसमें वो 2 बच्चों की माँ है। डी का हमें पता लग गया। जिनमें एक लड़का है, 2 बच्चों की माँ है, जिसमें इनके क्या है, एक तो लड़का है और एक लड़की है। ये भी क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। फिर उसके बाद में क्या होता है, सी ए का बेटा है। सी जो है वो ए का बेटा है। अब देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं एफ के पुत्र हैं। एफ हमारे पास कोई बंदा है जिसके 2 पुत्र हैं, ए एंड ई। ये दोनों पुत्र है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। डी 2 बच्चों की माँ है। डी के 2 बच्चे हैं। डी के भी क्या है, 2 बच्चे हैं। इसके भी क्या है, 2 बच्चे हैं, जिनमें एक प्लस है और एक माइनस, मतलब एक पुत्र है और एक पुत्री है। लेकिन ये डिफाइन नहीं किया हुआ है कि पुत्र कौन सा है और पुत्री कौन सी, नाम नहीं दिया हुआ है। और सी ए का बेटा है। जो सी है वो हमारे पास में जो है ए का बेटा है, ओके। जो सी है वो ए का बेटा है। और फैमिली में कितने मेंबर थे, 6। तो 1 2 3 4 5 तो ये हो गए। अब कौन सा बचा बी बचा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास में बी बचा हुआ है। तो ये तो कंफर्म है कि बी जो है इनमें से कोई एक होगा। या तो बी ये हो सकता है या फिर बी ये हो सकता है। अब टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 6 मेंबर हमारे पास फैमिली में टोटल हो गए। लेकिन ये डिफाइन नहीं हुआ है अभी भी कि बी जो है हमारे पास में लड़का है या लड़की है। बट इसमें एक कंडीशन दी थी कि जितने फीमेल है उतने ही मेल है। तो अब इसको काउंट करके देखते हैं। देखो 1 2 3, अगर 3 मेल ऑलरेडी हमें पता चल गया तो इसका मतलब जो बाकी बचे हुए हैं वो सारे के सारे फीमेल हैं। तो इसका मतलब कि ये प्लस में तो हो ही नहीं सकता, ये भी फीमेल होगी और ये भी फीमेल होगी, माँ है। तो उसने ऑलरेडी पहले ही बोल रखा था कि ये जो है हमारे पास में इसकी माँ है। तो अब इस क्वेश्चन को हमें जो है यहाँ तक हमारा कंडीशन बन गई। बट अभी तक हमारा जो है पूरा रिलेशन इससे बन के नहीं आया है। पूरा रिलेशन कैसे नहीं बन के आया कि डी के साथ जो है हम किस तरीके से इस फैमिली को ऐड करेंगे। ठीक, तो इस केस में क्या कर सकते हैं कि ये जो डी है ये माइनस में है, इसके 2 बच्चे हैं और ये फीमेल है। तो उस केस में बी का ए से क्या संबंध है, इसने ये पूछा है बी का ए से क्या संबंध। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब इस केस में क्या कर सकते हैं कि इसके जो 2 बच्चे हैं दोनों इसके पुत्र हैं। सी जो है इसका एक पुत्र था। अब ये जो जगह खाली पड़ी हुई है ना, ये वाली जो जगह प्लस में कौन था, ये जगह खाली पड़ी हुई, इसका मतलब है कि ये जो सी है वो इस जगह का मेंबर है, क्योंकि ये पूरी फैमिली में सिर्फ एक ही लोट जगह खाली पड़ी हुई है, ये वाली जगह। तो इसकी भी तो कोई मदर होगी, तो इस सी की भी तो कोई मदर है।
तो सी की मदर कौन है, यहाँ पे डी ही सी की मदर है। अगर आप ढंग से क्वेश्चन को पढ़ोगे और देखोगे तो आप पकड़ोगे इसको अच्छे से, इस कनेक्शन को, इसको अच्छे से समझ पाओगे कि ये जो डी है यही जो है सी की मदर है। तो ये जो बी आएगा यहाँ पे, ये बी इसकी बहन है सी की, तब जाके ये फैमिली एक अपने आप में पूरी होती है। अब इसको अगर सही तरीके से हम लिखें तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि ये जो दोनों है ए और डी, ये इनके बच्चे हैं। समझ में आ गया? तो ये है हमारे पास में एक पूरा फैमिली ट्री इन लोगों का। अब इसमें इसने पूछा क्या है कि बी का ए से क्या संबंध है। जो बी है, इस बी का इस ए से, जिसके साथ से आया है ना, उससे रिलेशन बताना है। ए से क्या संबंध है, तो ए का क्या हुआ, बी का ए से क्या संबंध हुआ, बी ए की पुत्री है। ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा कि बी जो है ए की पुत्री है। समझ में आया? तो ये जो है हमारा एक पूरा फैमिली ट्री था, जिस फैमिली ट्री को हमने क्वेश्चन के थ्रू देखा है, और ये हमारा इसका आंसर आया। ठीक है, तो ये आपका एक ब्लड रिलेशन जो टॉपिक था, उस ब्लड रिलेशन टॉपिक के अंदर से 2 क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अगर इसके और भी प्रैक्टिस आपको करनी है या इसमें कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है सेट है वो टेलीग्राम पे मिला हुआ है आपको, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। अगर वहाँ पे आपको नहीं मिले तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, आपका नंबर मिल जाएंगे वहीं पे, या आप जो है व्हाट्सएप अपडेट रहिए, वहाँ पे मैं बताता रहता हूँ कि अब ये जो है, अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन अभी तक नहीं हुए आए हैं तो वहाँ पे जैसे क्वेश्चन डलेंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। ओके, बाकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिए, ज़्यादा क्वेश्चन कराने का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ मेरी प्रैक्टिस है। आपकी प्रैक्टिस जब ही होगी जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। आपको जो मेथड है, जो टाइप है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सारा का सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप जो है सारी चीज़ें करोगे। ओके, तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइए। ओके बच्चों। जय हिंद बच्चों। आज हम देख रहे हैं जो हमारी रीजनिंग का सीरीज चल रही है, उस सीरीज़ के अंदर रैंकिंग टॉपिक। इस टॉपिक में क्या होगा कि आपको जो है रैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये CUET UG के लिए जो है रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हम जो है एक तरीके से क्विक रिवीजन करके सीरीज़ पढ़ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप किसी और एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी इस चीज़ को पढ़ सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग के कॉन्सेप्ट लगभग सब में वही रहते हैं। और मैं इस तरीके से क्वेश्चन करवा रहा हूँ कि आपको सारी एग्ज़ाम में इसके लिए हेल्प मिल जाएगी। तो आप किसी भी एग्ज़ाम में की प्रिपरेशन करो, ये आप सभी के लिए है। फिलहाल जो है हम UG को ध्यान में रखते हुए बात कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे ये रैंकिंग अगली सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में हम रैंकिंग के बारे में पढ़ें, किस तरीके से रैंकिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपको याद हो तो जब हमने अल्फ़ाबेट सीरीज पढ़ी थी तो वहाँ अल्फ़ाबेट में शुरू में जो मैंने क्वेश्चन किए थे वो भी लगभग रैंकिंग टाइप के ही थे। थोड़ा रैंकिंग में डिफरेंट आ जाता है, लेकिन वो उसी तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उसी वे में जाते हैं। रैंकिंग भी एक तरीके से वो भी रैंकिंग के क्वेश्चन को हम उनको बोल सकते हैं। जैसे अभी करेंगे प्रैक्टिस तो आप समझ में आएंगे। मैं इस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं वीडियो टाइम लेंगे हम, सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे हमने अल्फ़ाबेट के अंदर किए हुए हैं। तो आप एक बार वहाँ जाके वापस देखोगे तो इनको ईजिली सोल्व कर सकते हो। और जो PDF वगैरह या जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए, जो हर बार मैं वीडियो में बताता हूँ, आपको जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। साथ ही आप जो है व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ आपको अपडेट मिलती रहेगी। और नई वीडियो या लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो क्वेश्चन जो है हमारा डायरेक्ट, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए। आपकी एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ज़्यादा टाइम लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। और प्रैक्टिस आप खुद कीजिए। मैं आपको 20 क्वेश्चन सोल्व करके दूंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस आप खुद करोगे, मैं सिर्फ कंसेप्ट आपको बता के जाऊँगा। जो कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जो टाइप आपको मैं बता रहा हूँ, उस टाइप के हिसाब से आप जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ईजी है आपके लिए। ओके, तो रैंकिंग में क्या होता है ना कि रैंकिंग जैसे 2 तरीके से निकाली जा सकती है। पहले तो हम थोड़ा सा इसका कंसेप्ट समझते हैं। एक तो होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल रैंकिंग, और दूसरी होती है हमारी वर्टिकल रैंकिंग।
ठीक है, वर्टिकल रैंकिंग। दो तरीके की रैंकिंग जो है हम इसमें देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कैसे ऐसे रैंकिंग और एक टॉप टू बॉटम रैंकिंग जो होती है, इस तरीके से हम जो देख सकेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर आपको एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आपसे कहीं कोई टोटल के लिए पूछा जाए कि टोटल कितने हैं, तो टोटल में क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे। ये आपकी टोटल का कॉन्सेप्ट होता है कि टोटल में से इस तरीके से होंगे। और अगर इसमें टोटल पूछा जाए तो इसमें क्या करेंगे, टॉप प्लस बॉटम -1, इस तरीके से आपको इसका टोटल को फाइंड करना है। अब अगर मान लीजिए आपको लेफ्ट इसमें से पूछा जाए तो लेफ्ट को आप आराम से सकते हैं टोटल +1 माइनस राइट। ये एक तरीके से एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपका जो है ये हो गया, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसको इधर उधर ले जाके आप किसी भी तरीके से जो है अपना क्वेश्चन का आंसर जो है फाइंड कर सकते हैं, टोटल +1 माइनस लेफ्ट। ये एक दूसरा वो है। वैसे ही अगर इसमें मान लीजिए टॉप से आपको देखनी है तो टोटल +1 माइनस बॉटम, और अगर बॉटम से आपको देखनी है तो टोटल +1 माइनस टॉप। ये इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। सिर्फ इतना अगर आप याद रखोगे तो भी इन क्वेश्चनों को ईजिली सोल्व कर पाओगे। ओके, तो अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पे डायरेक्ट। अब ये +1 और -1 क्यों किया जा रहा है, ये +1 और -1 ये आपको अब समझ में आएगा। मैंने एक चीज़ और बताई थी अल्फ़ाबेट में, जब आपको बताया था तो मैंने कहा था कि टोटल के टाइम पे जो है हम देखते हैं तो 27 में से माइनस किया जाता था, ना कि 26 में से माइनस किया जाता था। तो 27 में से माइनस करने का रीज़न जो है अभी इसमें पता चलेगा कि क्यों 27 में से माइनस किया जाता था। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो उसका आगे इस तरीके से क्वेश्चन में देखते हैं। तो डायरेक्ट इसके क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन करके हम देखेंगे, एक जब भी हमें सारी चीज़ें पता चल पाएगी। तो इसके अंदर जो है क्वेश्चन जब देखने जाते हैं तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, मान लीजिए एक लड़का है मोहन, क्या नाम उसका, मोहन, ठीक। वो एक लाइन बनी हुई है, उस लाइन में लेफ्ट से जो है 15th पोजीशन पे है, ओके, और राइट से जो है मोहन हमारा राइट से वही मोहन जो है 18th स्थान पे है, 18वें नंबर पे। तो इसने क्या पूछा कि टोटल कितने हैं। तो पहले तो अगर इसमें टोटल पूछा जाएगा तो टोटल कैसे निकालेंगे, हमने क्या कहा था, लेफ्ट प्लस राइट -1। तो क्या होगा, लेफ्ट कितने, 15 प्लस 18 माइनस के 1, तो कितने हो गए, 32। ओके, ये होंगे टोटल। क्योंकि हुआ क्या है इसमें कि उसने पूछा था लेफ्ट से 15 और राइट से 18वें नंबर पे, तो दोनों बार काउंट हो गया। वो इधर से जब मोहन यहाँ बैठा हुआ था तो जब इधर से गिनते हुए आए हम इधर से, तो मोहन तक हमने गिना तो मोहन इधर काउंट हो लिया। लेकिन जब इधर से गिनते हुए हम गए तो भी तो हमने मोहन को पूरा काउंट कर दिया, एक बार इधर दोनों साइड में मोहन को हमने 2 बार काउंट कर दिया। इसीलिए एक बार कम करने के लिए हमने पंक्ति में से -1 किया है, क्योंकि मोहन 2 बार काउंट हो गया है। तो लैंग्वेज को याद रखना है, मोहन 18वें नंबर पे है। अगर वो ऐसे बोलता कि लेफ़्ट से जो है मोहन के पहले 14 बच्चे थे और इधर से राइट से मोहन के पहले 17 बच्चे थे, तो बताओ पंक्ति में टोटल कितने होंगे। तो उस केस में हम 14 + 17 + 1 करेंगे। क्यों, अब इसमें 17 क्यों किया, क्योंकि मोहन अब काउंट नहीं हुआ है, इधर भी काउंट नहीं हुआ, इधर भी काउंट नहीं हुआ। तो इस केस में +1 करते ही फिर इसकी पोजीशन 32 आएगी। तो इसका आंसर हमें 32 ही देखने को इस तरीके से मिलेगा। तो इन क्वेश्चनों को मैं इस तरीके से याद रखो। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं, अभी और कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा जो भी बचा हुआ है। ठीक, एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ ताकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। एक लाइन है, उसमें एक रवि है,
वो लेफ्ट साइड से जो है पोजीशन पे है 15, ठीक है। और एक बच्चा अंकित है, अंकित ने क्या किया, वो राइट साइड से 16 नंबर पे है, वो राइट से है और वो 16वें नंबर पे है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई दीपक नाम का एक बच्चा और है, वो क्या कर रहा है, रवि के दाएं से चौथा है। रवि का जो दायां है, इधर से जब रवि को गिनते जाएंगे तो ये लेफ्ट साइड से गिनते जाएंगे, ठीक है, इस तरह से लेफ्ट से। लेकिन अगर मान लीजिए रवि यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो जो रवि का दायां है उससे दीपक है, तो अगर इधर से गिन रहे तो लेफ्ट है, यहाँ पे कोई रवि खड़ा हुआ है, उधर मुँह करके हमेशा देखो कि लाइन में जब आप खड़े हो तो सामने की तरफ मुँह कर रखा है आपने पेपर की तरफ। तो रवि का राइट किधर होगा, मान लीजिए रवि है यहाँ पे कहीं पे बीच में, तो रवि का राइट तो ये होगा और लेफ़्ट इसका ये होगा, क्योंकि जो नंबर जाते हैं वो लेफ़्ट टू राइट पढ़ते हैं हम, तो इसका राइट किधर होगा, इस साइड में। तो दीपक क्या है, वो रवि के 4 स्थान आगे है, यही बोला ना। दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, मतलब प्लस ये 4th स्थान पे है इसके यहाँ, मतलब इन दोनों के बीच में 3 लोग है, चौथा है, इसने बोला 4th है, मतलब 3 बीच में है और 4th पे दीपक है। यदि दीपक अंकित के बाएं से 5वां है, यही दीपक जो है, ये जो अंकित था, इस अंकित के बाएं से, बायां किधर होगा इस अंकित का, इधर की साइड में, बाएं से कौन सा है, 5th है ये, मतलब 4 बच्चे इन दोनों के बीच में हैं। तब अब क्वेश्चन पूछेगा ये, तब उसने पूछा रवि की दाईं ओर से रैंक क्या है, रवि की इस साइड से रैंक क्या है, उसने ये पूछा एक तो, और अंकित की, हाँ, अंकित की बाईं ओर से रैंक क्या है, अंकित की बाईं ओर से रैंक इसने पूछी। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा जो है यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। पहले तो इसने क्या कहा कि रवि है वो लाइन में 15वें नंबर पे है, यहाँ पे तो क्या था, रवि है, और ये कौन सी पोजीशन पे था, 15वीं पोजीशन पे, और इधर से क्या था, अंकित था दाएं ओर से, अंकित ये 16वीं पोजीशन पे, ठीक है ना। और अब इसके बाद क्या आया कि इसके बाद चौथी पोजीशन पे कौन था, यहाँ पे दीपक, दीपक कौन सी पे था, यहाँ पे 4th पोजीशन पे था इधर से, और ये इधर से जब काउंट करने जाएंगे तो ये सेम जो दीपक था ये था हमारे पास में 5th पोजीशन पे राइट से, ओके। तो ये पूरा हमारे पास में एक केस बन गया है। अब इसको अगर टोटल करने चले हम कि किस तरीके से इनकी पोजीशन को डिफाइन करेंगे, तो देखो टोटल कैसे निकलेगा इसका। टोटल अगर हम काउंट करने जाते हैं तो 15 तो ये हो गया, तो 15 तो एक हुए हमारे पास, प्लस ये 4 फिर से हो गया, क्योंकि 4 इधर से भी तो काउंट हो रहा है ना, ये आगे चौथा है तो 4 ये काउंट हो जाएंगे। लेकिन अब इन दोनों के बीच में फिर से 5th पोजीशन पे है, प्लस 5th पोजीशन पे ये आ गया, और प्लस का 16th, ये हमारे पास टोटल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, गलत हो जाएगा ये वापस से। गलत कैसे हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को देखो कि ये कह रहा है कि इधर से ये 5th नंबर पे और इधर से ये 4th नंबर पे, तो दोनों साइड से आपने डबल बार काउंट तो कर दिया इसको पहले की तरह, गलत हो गया ना। दोनों साइड से फिर से अगर इसको आपने इसी तरीके से काउंट किया तो ये एक नंबर फिर से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये जो दीपक था हमारे पास, ये दीपक 2 बार काउंट हो गया है, इस 4 में भी काउंट हो चुका है और ये 5th में भी काउंट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, -1 कर देंगे ताकि इसकी एक पोजीशन कम हो जाए, और उस पोजीशन को कम होने की वजह से अब जो है आराम से इनकी रैंक निकल सकती है। तो पहले टोटल निकालेंगे तो कितना होगा, 15 और 15 30, और 5 35 और 4 39। टोटल कितने पोजीशन थी इसमें, 39 पोजीशन थी इसके अंदर टोटल। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा, उसने पूछा कि जो रवि है ये राइट से कौन से नंबर पे है, रवि की राइट से पोजीशन कौन सी है, देखो 16 तो ये है और 5 ये है, 16 और 5 21, 21 के बाद फिर 4 का गैप है,
तो यहाँ पे या फिर टोटल में से इस तरीके से माइनस भी कर दोगे ना आप तो भी डायरेक्ट ये आ जाएगा। अब टोटल में से माइनस करेंगे, यहाँ पे कितनी हो रही थी 39, ठीक है। तो इसने पोजीशन पूछी है तो कितना हो जाएगा 39, इसमें से हम 15 को माइनस कर देंगे, नहीं इसने पोजीशन पूछी है कौन से नंबर पे है, तो 15 माइनस नहीं होगी, 15 माइनस करोगे तो उसके बीच के बता रहे हो आप, रवि को पोजीशन नहीं बता रहे, रवि का नंबर बता रहे हो कि इधर से, जैसे मैं करके दिखाता हूँ कि 39 में से अगर आपने 15 को माइनस किया तो आपका आएगा 24। कहने का मतलब ये जो हुआ कि यहाँ पे जो भी आ रहे हैं वो 24 लोग हैं और 24 के बाद में रवि आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपने रवि की पोजीशन राइट से पोजीशन बतानी है तो उसमें रवि को भी काउंट करना पड़ेगा, लेकिन आपने 15 माइनस किया है तो 15 माइनस करने के बाद में यहाँ पे हमने पहले एक माइनस कर चुके हैं, हम ये जो नंबर 2 बार रिपीट हुए थे इसको टोटल में हम एक बार माइनस कर चुके हैं, तो बार बार माइनस नहीं करना, एक ही बार माइनस होगा। अगर आप यहाँ नहीं करना चाहो तो आप जो है बाद में उन क्वेश्चन में माइनस कर सकते हो। तो जो 24 है वो राइट से उनके बीच में जो बच्चे हैं उनकी पोजीशन है इधर से। रवि तो 25वें नंबर पे है, तो रवि की पोजीशन कौन से नंबर पे गई है? 25वें नंबर पे रवि की पोजीशन गई है, ना कि 24वें नंबर पे, क्योंकि 16 और 5 21 और 4 25। अब ये कह सकते हो कि सर ये दीपक 2 बार काउंट हो गया, नहीं, दीपक 2 बार काउंट हुआ है लेकिन यहाँ पे हमने रवि की पोजीशन को माइनस कर दी। मतलब इस तरीके से समझो कि अगर रवि की पोजीशन हमें निकालनी होती तो हम क्या करते, 16 + 5 + 4 माइनस का 1। अगर इस टोटल को यहाँ काउंट करके आप 39 नहीं ला रहे हो तो फिर ये माइनस का जो है ना यहाँ पे आपको टोटल में से हमेशा माइनस को काउंट कम करके लिखना पड़ेगा। तो इस केस में जब आप जाते हो तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, 16 और 5 21 और 4 25। तो उस केस में माइनस जो है हमारा वो ये देखने को मिलेगा आपको 24 का। लेकिन 24 क्या होती है, उसकी पोजीशन है, जबकि हमें पूछा है कि कौन से नंबर पे है, तो उस केस में जो है ये 25 हो जाएगा, इसलिए इसको यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। समझ में आई बात? थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, एक दो बार आप अच्छे से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें आपको इसको अच्छे से और समझ पाओगे। और दूसरा है अमित की बाईं ओर से रैंक क्या है, वही चीज़ है, अमित की बाईं ओर से 5 और 4 9 और 15 24। तो अमित की कौन सी रैंक आई, 24वीं रैंक अमित की है, और 25वीं रैंक जो है इधर से वो रवि की है। ओके, तो ये हमारा एक पूरा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। इसमें मुझे पता है ये जो अभी बताया है मैंने थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला हो गया है केस। अब इसको थोड़ा और इजी में कभी मिलता है तो मैं थोड़ा और इजी करके आपको इसको बताता हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन है, मैं इसको पहले आपको ड्रॉ कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके इसको बताऊँगा। इधर से लेफ्ट से मोहित बैठा हुआ है और मोहित का नंबर है 12th। सेम राइट से जो है हमारे पास में सुमित बैठा हुआ है और सुमित का उधर से नंबर है 15। वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पिछले देखा है। और मोहित और सुमित के बीच में जो है वो डिस्टेंस है हमें वो दी हुई है 6 बच्चों की। इन दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। और इधर इन दोनों के बीच में ये 12वें नंबर पे है और ये 15वें नंबर पे है, लेफ़्ट और राइट से, और बीच में जो है हमारे पास में 6 बच्चे। अब ये पूछ रहा है कि पंक्ति में पहले तो बताओ टोटल कितने हैं। ठीक, तो टोटल बताने के लिए क्या करेंगे कि 12 तो इधर से है प्लस 15 उधर से है और बीच में कितने हैं 6। तो टोटल कितने हुए 15
और 6 21, 21 और 12 कितने हो गए 33। ठीक है, तो ये जो है इनके बीच की हमें पूरी कंडीशन पता चल गई। अब इसमें मैंने माइनस क्यों नहीं किया, आप इस चीज़ को कह सकते हो। तो इसमें क्या हुआ है ना कि इसने क्वेश्चन में कहा है कि दोनों के बीच में जो है वो 6 बच्चे हैं। इसने पहले ही बोल दिया कि बीच में है 6 बच्चे, इस बार इधर से उधर काउंट करके नहीं है, बीच में 6 बैठे हुए हैं। तो मान लीजिए आप एक साइड से 12 लोगों के बाद में हो, उधर से कोई सुमित है वो 15 लोगों के बाद में, और बीच में 6 बच्चे हैं। तो अब कोई भी 2 बार काउंट नहीं हो रहा, बीच के 6 बच्चे कर दिए। अगर वो डायरेक्ट ये कह देता है बीच में 6 बच्चे हैं तो फिर बीच के पूरे ही गिने जाएंगे। लेकिन अगर वो ये कहता कि सुमित से मोहित जो है 7वें नंबर पे है तो हम 6 काउंट करते, या बोलता सुमित से मोहित जो है 6ठे नंबर पे है, तो 6ठे नंबर पे होता तो फिर ये मोहित 2 बार काउंट हो जाता। तो उस केस में हम जो है बीच में 5 ही बच्चे मानते, मोहित को 2 बार काउंट तो नहीं कर सकते। तो उस केस में बीच में जो है 5 ही बचते। लेकिन इसने ऑलरेडी कह दिया है कि दोनों के बीच में 6 बच्चे हैं। अब दोनों के बीच में 6 बच्चे बोले, या फिर बोले कि मोहित सुमित से 7th पोजीशन पे है, राइट में, सॉरी लेफ्ट में। ओके, ये कंडीशन बोलता। अब इन दोनों का मतलब एक होता है, दोनों के बीच में 6, या मोहित सुमित से 7वीं पोजीशन पे है, 7वीं पोजीशन पे होगा इधर से 7वें नंबर पे, तभी तो जाके बीच में 6 होंगे। तो 7वीं पोजीशन पे जब इसको ये बोल देगा तो उस केस में जो है 2 नंबर से, 2 तरफ से इसकी पोजीशन काउंट हो जाएगी, इधर से 7वां नंबर और इधर से 12वां नंबर। तो जो 7वां और 12वां नंबर है इन दोनों के बीच, वो तो एक ही जगह थी, लेकिन उस जगह को 2 बार काउंट कर दिया हमने दोनों तरफ से गिनने के चक्कर में। इस वजह से जो है बीच के 6 ही बच्चे होते हैं। तो इस केस में -1 करके लिखेंगे। अगर ये वाला केस हमें मिलता है जो ऊपर दिया हुआ है, ये वाला केस मिलता तो हम टोटल कैसे निकालते, 12 + 15 + 7 - 1, तब जाके भी टोटल हमारे 33 ही आते। ये टोटल जो है हमारा केस होता है। अब इसमें किधर से क्या पूछ रहा है, किधर से क्या नहीं पूछता, वो सब बाद की बात है, उनमें तो क्या आप कर ही लोगे। कि जैसे मान लीजिए दाएं से इसने पूछा, क्या पूछेगा, दाएं से मोहित की पोजीशन पूछ लेगा। अब तो 15 और 6 कितनी हो गई, 21 बच्चे हैं टोटल, 21 तो बीच में आ गए। अगर मोहित की पोजीशन हमें बतानी है, मोहित की पोजीशन राइट से, तो क्या हो सकती है 15 + 6 + 1। क्यों, क्योंकि 15 और 6 तो उसके पहले पहले पड़ गए ना, तो जब उसकी पोजीशन बतानी तो उसको खुद को भी तो गिनो। ये थोड़ी पूछा क्वेश्चन ने कि इसके बाद में कितने बच्चे हैं, उसने पूछा मोहित की पोजीशन कौन सी है, तो मोहित को भी तो काउंट करना पड़ेगा। अभी तक तो आपकी 15 और 6 में मोहित आया ही नहीं है, मोहित की काउंट करेंगे तो उसको मोहित को भी तो शामिल करना पड़ेगा। तो 15 और 6 21 और 1 22, इस तरीके से। ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन पूछे आपसे कि सुमित जो था के पहले लेफ्ट से कितने लोग हैं। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, 12 + 6 = 18 करेंगे। अब आंसर ये सही होगा। क्यों, उसने क्या पूछा, सुमित के पहले कितने हैं, तो सुमित के पहले जितने हैं वो तो सारे गिनने पड़ेंगे। सुमित को बोलेगा सुमित के पहले तो 18 हो गए, लेकिन अगर सुमित की रैंक पूछेगा, वो सुमित की रैंक कौन सी है, तो सुमित की रैंक होगी 19वीं, लेकिन सुमित के पहले बच्चे होंगे 18। ओके, आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। इसमें और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने का है नहीं है, बस इतना सा कि टॉपिक है, जिस टॉपिक को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप जो है इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, 10-15 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक आपको अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और इस तरीके का क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, किसी भी एग्ज़ाम हो उनके अंदर ये क्वेश्चन जो है उनका फेवरेट क्वेश्चन में से एक होता है। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, ये क्वेश्चन आप समझिए अच्छे से, और जो बाकी जो है आपको PDF वगैरह या प्रैक्टिस के लिए जो भी चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो या मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और बाकी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके की कोई और हेल्प की ज़रूरत है तो आप जो है कमेंट में भी लिख सकते हो या आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है
तो आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि अगली जो वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बच्चों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं कल फिर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।